और वक्त हो गया है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। यूपी का उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। योगी आदित्यनाथ के साथ के आगे पीडीए की परीक्षा है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि इस बार लड़ाई सिर्फ और सिर्फ योगी और अखिलेश के बीच है। दरअसल यूपी के राजनीतिक इतिहास में शायद ही किसी उपचुनाव को लेकर इतनी सरगर्मी देखी गई हो, क्योंकि यह उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि यह उस परसेप्शन की लड़ाई है जो यह तय करेगा कि 2027 में यूपी की सत्ता का असली दावेदार कौन है। ऐसे में 9 सीटों पर दोनों ही दलों ने जातीय समीकरण को साध कर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे साफ है कि ना तो योगी वॉक ओवर देने के मूड में है और ना ही अखिलेश। ऐसे में सियासत की यह जंग अब और भी भीषण हो गई है और नामांकन प्रक्रिया के खत्म होने के बाद अब जंग अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। ऐसे में आज देखिए योगी वर्सेस अखिलेश, बैटल बिगन्स। जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया या उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या नेताजी या डॉक्टर राममनोहर लोहिया जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वही पीडीए का रास्ता है, वही पीडीए की राह है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। यूपी के सियासी अखाड़े में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का जोर है। मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ योगी का अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत की नई इबारत लिखने के मिशन पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की अगुवाई में विपक्षी इंडिया गठबंधन इस बार अपने पीडीए समीकरण के सहारे बीजेपी के किले में सेंधमारी के प्लानिंग पर काम कर रहा है। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सारी सीटें दे दी, इस उम्मीद में कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी नरम पड़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने अपने तेवर साफ कर दिए कि समाजवादी पार्टी झुकने को तैयार नहीं। पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं। सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा जाने हो। मैं यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। ऐसे में अब सियासी जंग की लड़ाई अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी। 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया और इसी के साथ साफ हो गया कि अब 9 सीटों की जंग में कौन किसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला है। यूपी उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। ऐसे में एक तरफ अखिलेश ने उम्मीदवार चयन में पीडीए का ध्यान रखा, तो बीजेपी ने भी पीडीए में सेंधमारी के लिए पिछड़ा और दलितों पर भरोसा जताया। यानी साफ है कि इस बार यूपी उपचुनाव के जंग में पीडीए के नींव पर सवार होकर दोनों दल चुनावी वैतरणी पार करने में लगे। समाजवादी पार्टी ने जहां 3 पिछड़ा, 2 दलित और 4 अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी में 5 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर और 1 दलित उम्मीदवार। यानी इसमें बीजेपी की समाजवादी पार्टी पीडीए को डैमेज करने की रणनीति देख रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस बार एनडीए ने 5 पिछड़ों, 2 ब्राह्मणों, 1 ठाकुर और 1 दलित को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछड़ों में भी खास तौर पर 1 यादव, 1 कुर्मी, 1 मौर्य, 1 पाल और 1 निषाद समाज से आते हैं। यही नहीं, यादव समाज में मैसेज देने के लिए बीजेपी ने करहल विधानसभा सीट से सैफई परिवार के दामाद अनुजेश यादव को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद उसी पीडीए की रणनीति के तहत टिकट बंटवारा किया है। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सीट बंटवारा और चुनावी जंग बेहद दिलचस्प देखी जा रही है।
सबसे पहले बात करहल की करते हैं। तो करहल से बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव परिवार के दामाद अनुजेश को टिकट दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा। यह मुकाबला दिलचस्प हो गया। भाजपा से अनुजेश यादव चुनावी मैदान में होंगे, वो धर्मेंद्र यादव के बहनोई, जबकि सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव अखिलेश यादव के भतीजे। ऐसे में वो अपने फूफा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता ने मन बना दिया, जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदि राजचंद्र जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। बहुत अच्छी वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद करहल विधानसभा सीट खाली हुई। मैनपुरी जिले की इस सीट से बीजेपी सिर्फ एक बार 2002 में जीत दर्ज कर पाई। करहल के जातीय समीकरण की बात करें तो करहल सीट यादव बहुल है। यहाँ 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर शाकिर, तीसरे पर बघेल और क्षत्रिय मतदाता हैं। यानी साफ है कि यहाँ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के दबदबे को खत्म करने के लिए उन्हीं के परिवार का इस्तेमाल किया। करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। एक तरफ करहल में इस बार मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फूलपुर में इस बार युवा जोश और अनुभव के बीच मुकाबला है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे हैं। उनका यहाँ पहला चुनाव है, जबकि सपा के मुस्तफा सिद्दीकी उम्र और राजनीति दोनों में उनके सुपर सीनियर हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल ने सांसदी जीती है। अपनी विधानसभा सीट पर उन्होंने सपा को 29,705 वोटों से हराया। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में भाजपा को 2 बार और सपा को 1 बार जीत मिली। बीजेपी ने लगातार 2 बार यानी 2017 और 2022 में इस सीट पर जीत दर्ज की। तो वहीं साल 2012 में सपा के सईद अहमद ने जीत दर्ज की। हम फूलपुर सहित उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में होने वाले चुनाव को जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यह विजय 2027 में 2017 दोहराने के नींव की मजबूत ईंट बनेगी। कटेहरी की बात करें तो इस बार यहाँ मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पूर्व विधायक और सांसद की पत्नी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने यहाँ 1996, 2002 और 2007 में बसपा के टिकट से विधायक रहे धर्मराज निषाद को टिकट दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। कटेहरी सीट से विधायक लालजी वर्मा ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। यहाँ पर भाजपा सिर्फ एक बार 1992 में चुनाव जीती। हालांकि धर्मराज निषाद के चुनावी मैदान में होने से बीजेपी की उम्मीदें इस सीट पर बढ़ गई। कटेहरी के जातीय समीकरण की बात करें तो कटेहरी में दलित वोटर सबसे ज्यादा है। इसके बाद मुस्लिम, ब्राह्मण और कुर्मी मतदाता हैं। यादव, ठाकुर, निषाद और राजभर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। धर्मराज निषाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रत्याशी जैसा लोकप्रिय, ईमानदार प्रत्याशी है, जो जातिवाद क्षेत्रों से ऊपर है, सभी समाज को लेकर चलते हैं और एक तरफा जीत हो रही है और आगे भी इनका सम्मान पार्टी बढ़ाने वाली। मजबा में इस बार 2 महिलाओं के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने जहां सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद पर भरोसा जताया है। सुचिस्मिता मौर्य पूर्व विधायक रामचंद्र मौर्य की बहू, जबकि डॉक्टर ज्योति बिंद पूर्व विधायक डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी। नामांकन दाखिल करने के बाद सुचिस्मिता मौर्य ने कहा कि यहाँ बीजेपी बम्पर जीत दर्ज करेगी और समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी। मेरी जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और आज हम सब लोगों ने मिलकर के नामांकन किया है और हम सभी लोग चुनाव में जा रहे हैं और भारी मतों से जीत करके विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गाजियाबाद में बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सिंह राज जाटव पर भरोसा जताया है। संजीव शर्मा की ब्राह्मण और वैश्य वोट बैंक पर पकड़ है, साथ ही संगठन में भी उनकी अच्छी खासी छवि है। वहीं सिंहराज लाइन पार्क क्षेत्र से आते हैं, वो वहां से स्थानीय पार्षद और जीडीए बोर्ड मेंबर रहे। गाजियाबाद की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर वैश्य अनुसूचित जाति के वोटर्स निर्णायक हैं। जाट वोट बैंक भी मायने रखता है। संजीव शर्मा और सिंहराज जाटव दोनों ने
अपना नामांकन दाखिल किया, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। मुझे गाजियाबाद की महान जनता पर, सम्मानित जनता पर पूरा विश्वास है कि हम सब लोगों को पूरा समर्थन जनता करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरह से अयोध्या में आपने देखा है कि वहाँ पे चेंज जो आम जनमानस ने किया है, वही चेंज यहाँ आम जनमानस निश्चित तौर पे इस गाजियाबाद में भी करके आपको दिखाएगा और आपको 23 नवंबर को ये देखने का मौका मिलेगा। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी का प्लान बनाया है, जिसका गवाह बना है करल विधानसभा सीट, जहां फूफा और भतीजे के बीच लड़ाई है। आखिर कैसे फूफा भतीजे के बीच लड़ाई है, उसे जानने के लिए हमें मुलायम सिंह परिवार की टाइमलाइन पर गौर करना होगा। आइए सीधा इस फैमिली ट्री पे ही नजर डाल लेते हैं, टाइमलाइन पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मुलायम के पिता थे। देखिए, उनके 4 भाई थे, मुलायम सिंह यादव, अभय राम, रतन सिंह और राजपाल सिंह। ये सभी जानते हैं कि मुलायम के बेटे हैं अखिलेश यादव, उनकी बहू है डिंपल यादव। लेकिन अभी जो परिवार की लड़ाई हो रही है, ये हो रही है इधर रतन सिंह और अभय राम। अभय राम के जो बेटे हैं, आप समझते हैं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं, लेकिन इनकी बेटी है शीला यादव। इनके जो पति हैं ये अनुजेश यादव, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यानी परिवार से नाता है सैफई परिवार से, लेकिन उम्मीदवार है बीजेपी के। आइए अब आपको समझते हैं दूसरी तरफ टक्कर जो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। रतन सिंह जो मुलायम सिंह के भाई हैं, उनके बेटे यानी पोते जो है रतन सिंह के, वो है तेज प्रताप यादव। इनको समाजवादी पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार बनाया है। यानी रिश्तेदारी में ही यह जंग यहां पे लगी है। यानी एक तरफ भतीजे हैं, दूसरी तरफ यहां पर अनुजेश यादव फूफा जी हैं। तो यहां पर भतीजा बनाम फूफा की जंग जो है साफ तौर पे नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव में एक बार फिर पीडीए की परीक्षा होने वाली है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर किस जाति का कितना प्रभाव है, आज ये आपको समझाते हैं, क्योंकि यही फैक्टर जीत हार में निर्णायक होने वाला है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी सीट पर कौन निर्णायक है। खैर विधानसभा की बात करें तो दलित और पिछड़ा वोट यहां पर निर्णायक साबित हो सकता है। अगली विधानसभा देख लीजिए, करल और कुंदरकी। करल की बात करें तो यहां पर ओबीसी वोट बैंक का ज्यादा दबदबा है। कुंदरकी में मुसलमान अकेले जीत का फैक्टर है। सीसामऊ की बात कर लेते हैं, यहां पर मुस्लिम वोटर जो है किंग मेकर है। फूलपुर की बात कर ले, यादव, पटेल और मुस्लिम यानी तीनों का कॉम्बिनेशन जीत की गारंटी बनता है। वहीं अगली विधानसभा गाजियाबाद है, ब्राह्मण वैश्य वोटरों का बोलबाला है। यह बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सीट, इसलिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर है। दूसरी तरफ मझवा की बात करें, यहां बिंद, कुशवा, पासी वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी पीडीए की जंग यहां भी देखने को मिल रही है। वहीं कटेरी की बात कर लेते हैं, यहां पर भी पीडीए का फॉर्मूला नजर आ रहा है। दलित है, मुस्लिम है, ये दोनों विनिंग कॉम्बिनेशन है। मीरापुर की बात करें तो यहां पर मुस्लिम जाट वोटर किंग मेकर माने जाते हैं। आरएलडी को यह सीट दी भी गई है बीजेपी की तरफ से। इन तमाम चीजों के बीच आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव का यही पीडीए फॉर्मूला है, जिसके आगे यूपी में बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया। 62 से बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी लोकसभा में, और इसी पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी देश भर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली नंबर 3 की पार्टी बन गई। और यह बात बीजेपी बखूबी समझती है। यही वजह है कि इस बार पीडीए बनाम पीडीए की जंग यूपी उपचुनाव में देखने को मिल रही है। मुस्लिम बहुल सीसामऊ सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव चला है। बीजेपी ने जहां सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। दरअसल सीसामऊ सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और 2012 से लगातार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से ब्राह्मण चेहरे को उतारकर बड़ा दांव चला है, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिमों के बाद जो सबसे ज्यादा आबादी है वो ब्राह्मणों की है। यही वजह है कि बीजेपी ने सुरेश अवस्थी पर बड़ा दांव चला है। दरअसल इस सीट पर 1991, 93 और 1996 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन 2002 में कांग्रेस ने ये सीट बीजेपी से झटक ली और 2007 में भी चुनाव जीती। इसके बाद 2012 में परिसीमन बदला तो ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गई और तब से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत हमको प्यार मिल रहा है और सिंपैथी के वोट नहीं है। मैं कमजोर भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और जो लड़ाई, जो जंग हमको जीतनी है वो इंसाफ की भी है, क्योंकि मेरे पति को बेगुनाह है अंदर डाल दिया गया है। तो ये उस चीज की भी लड़ाई है कि जब हम इंशाल्लाह विधायक बन जाएंगे
तो उनके लिए भी मुझे आवाज उठानी है। अलीगढ़ की खैर सीट जाट बहुल्य सीट है। यहाँ बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर का मुकाबला चारू कैन से है। सीएम योगी के मंत्री और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप वाल्मीकि को हाथरस लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। वो हाथरस में चुनाव जीत गए। रालोद से गठबंधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही। अगर खैर सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यहाँ 1,10,000 जाट, इसके बाद दलित 50,000, ब्राह्मण 40,000 और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। कुंदर की सीट से बीजेपी ने रामवीर ठाकुर और समाजवादी पार्टी ने हाजी मोहम्मद रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ जीत हार भाजपा के रामवीर ठाकुर और सपा के हाजी रिजवान का पॉलिटिकल करियर तय करेगी। दरअसल रामवीर 3 दशक से राजनीति में एक्टिव हैं, 2 बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं सके। दूसरी तरफ हाजी रिजवान 3 बार विधायक बने। 2022 में जब उनका टिकट कटा तो उन्होंने सपा छोड़ दी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले ये उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रह गए हैं, बल्कि एक राजनीतिक रेस बन गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो भी राजनीतिक दल इस उपचुनाव में जीतेगा, उसकी दावेदारी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ने ही जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने राजनीतिक समीकरण सेट किए हैं और यूपी के उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। अखिलेश की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए अखिलेश न सिर्फ पीडीए वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसका विस्तार भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही। जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया या उनसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या तमाम सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने वाले जितने भी हमारे नेता हैं, या नेताजी या डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जिन्होंने जो रास्ता दिखाया वही पीडीए का रास्ता है, वही पीडीए की राह है। आज बदलता हुआ भारत और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है और मुझे विश्वास है कि आने वाले 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो उस मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेगा। और अब सवाल यह भी उठता है कि यूपी उपचुनाव की जंग क्यों इतनी भीषण हो चली है? आखिर मात्र 9 विधानसभा सीटों की हार जीत इतनी अहम क्यों हो गई है? आइए इसे समझते हैं पॉइंट दर पॉइंट। पहला पॉइंट समझिए, योगी और अखिलेश में वर्चस्व की लड़ाई है। कौन बड़ा नेता है, ये यहां पर टेस्ट है। मायावती के लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। पहले उपचुनावों में लड़ नहीं रही थी, अब उम्मीदवार इन्होंने उतार दिए। तीसरी वजह, एनडीए और इंडिया की स्वीकारता। कौन सा यहां पर गठबंधन जो है सबसे ज्यादा मजबूत है, यह भी चुनावों में पता लगेगा। और यूपी के जन नेता का चुनाव, यानी योगी और अखिलेश, किसकी स्वीकार्यता लोकसभा चुनावों के बाद ज्यादा बड़ी है, यह भी ये चुनाव बताएंगे। वहीं 2027 में जीत के फॉर्मूले का यह टेस्टिंग ग्राउंड है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी जिसको जीत मिलेगी वो इसे सेमीफाइनल की जीत की तरह लेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गठबंधन कोई भी हो, एनडीए गठबंधन का हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही सोच समझकर दांव खेल रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे नुकसान का रिस्क हर लिहाज से भारी साबित होगा। बहरहाल देखना यह है कि चुनावों में कौन जीतेगा। अभी हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।